अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद नेल्सन और आज हम आपकी खिदमत में प्रॉपर्टी गपशप के सेकंड एपिसोड के साथ आए हैं। पाकिस्तान में हर साल बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। इनकी बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग होती है और लोग अपना हार्ड एंड कैश इन सोसाइटीज़ में डालते हैं। इनकी फ़ाइल्स परचेज़ करते हैं प्लॉट्स की, या तो इंस्टॉलमेंट पे या फुल ऑन कैश पे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इन्वेस्टर्स को इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करने पे भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है समटाइम्स। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो उन सोसाइटीज़ के डेवलपर होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं करते। इनिशियली वो बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं होते उनसे फुलफ़िल करना डेवलपमेंट के टर्म्स में। सेकेंडली, जो उन्होंने लैंड एक्वायर किया होता है उस पर ऑफन डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती और प्रोजेक्ट एक लंबे डिले में चला जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिन लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है उनको लॉस होता है और जनरली इन्वेस्टर्स का रियल एस्टेट सेक्टर पे कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इन दी एंड हमें ये पता चलता है कि वो सोसाइटीज़ अप्रूव्ड ही नहीं होती, या जिस प्रोसेस में वो एंटर हुई होती हैं, जो वो कहते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिला अभी लेकिन हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो कभी उनका प्रोसेस ख़त्म ही नहीं होता और उनको अप्रूवल रेलेवेंट डिपार्टमेंट से या मिलता ही नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास एनओसी नहीं होता। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी मिलने का क्या प्रोसीजर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इस चीज़ को डिस्कस करने की कि जो क्लाइंट्स हैं उनको पता हो, कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनको पता हो कि एक हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी लेने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो उनकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है और लोगों की इन दी एंड इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। अस्सलाम वालेकुम महर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप आए। बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं और आपने दोबारा मुझे मौका दिया। वैसे अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके पास एनओसी नहीं होता और उसके बगैर वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अपने प्रोजेक्ट की कर देते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि एनओसी कौन से इदारे देते हैं। अगर रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी में आरडीए, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर में एलडीए, मुल्तान में एमडीए। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत को आरडीए जैसे इदारे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अंदरून शहरों में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लोकेलिटीज़ हैं, तंग गलियाँ हैं, आबादी बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक जैसे मसाइल होते हैं। और जब बारिश होती है तो सीवरेज का मसला, और गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस जैसे मसाइल सामने आते हैं। इन बातों को मेक श्योर करते हुए कि नेक्स्ट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बनाई जाएं, इसीलिए आरडीए जैसे इदारे वजूद में आए। मैं साहब, पाकिस्तान में कितनी किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं? पाकिस्तान में 3 किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट, कोऑपरेटिव और जो किसी ट्रस्ट के अंडर बनती हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए बैरियर टाउन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जीना गार्डन, और जो ट्रस्ट के अंडर बनती हैं उसमें आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है। वैसा भी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की आपने टाइप्स अभी हमें बताई हैं, क्या इन सब के लिए एनओसी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, सबके लिए बहुत ज़रूरी है और मस्ट है। तो सर आपने ये बात बड़ी डिटेल से हमें समझा दी है कि एनओसी जो है वो मस्ट है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा एनओसी लेने के लिए? क्या मैं जाऊँ और आरडी में अप्लाई कर दूँ कि मुझे एनओसी दे दें? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आरडी ऑफिस जाएं, एनओसी अप्लाई करें और कुछ दिन के बाद वो एनओसी आपके हवाले कर दें। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जिससे गुजर के आपको एनओसी मिलता है। ठीक हो गया सर, एनओसी इज़ अ प्रोसेस, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये बताएं कि फ़र्स्ट स्टेप क्या है? मैं एनओसी लेना चाहता हूँ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज़मीन परचेज़ करनी है जो कि मिनिमम 180 कनाल्स होनी चाहिए। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे एनओसी लेना है। आपने बताया कि मुझे सबसे पहले लैंड एक्वायर करना है। इसके अलावा वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास होने चाहिए जो मैं आरडीए में सबमिट कराऊंगा अपनी एनओसी की एप्लीकेशन में?
देखें जाजिब, सबसे पहले आपके पास हाउसिंग प्लान हो, एवरेज पॉपुलेशन प्लान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो, सीवरेज प्लान हो और इलेक्ट्रिसिटी प्लान हो। और इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ। हाउसिंग प्लान में आपने आरडीए को ये बताना है कि आपकी सोसाइटी के कितने सेक्टर हैं और इसमें कितने रेजिडेंशियल और कितने कमर्शियल प्लॉट होंगे और आपने कितने प्लॉट फ्लोट करने हैं और इनकी क्या क्या कटिंग होगी। पॉपुलेशन प्लान में आपने आरडी को ये भी बताना है कि आपकी सोसाइटी में आबादी कितनी होगी, क्योंकि आबादी के हिसाब से आपने सोसाइटी में दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी को यकीनी बनाना है, जैसे कि कमर्शियल एरिया, मॉस्क, ग्रेवयार्ड, हॉस्पिटल और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे वाटर सप्लाई के प्लान भी पेश करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सड़कें आ जाती हैं कि आपकी सोसाइटी में जो मेन स्ट्रीट्स हैं उनका क्या साइज़ होगा और अगर मेन बुलेवार्ड है तो बुलेवार्ड का साइज़ क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप सिविल प्लान की बात करते हैं तो इसमें आपने ये लेआउट पेश करना है कि पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से हमारा क्या प्लान होगा। इसमें लास्ट स्टेप इलेक्ट्रिसिटी प्लान। इलेक्ट्रिसिटी प्लान में आपने एक एनओसी वापडा से लेनी है और आरडी को आपने ये बताना है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें हमारी मैनेजमेंट क्या होगी। ऐसा भी जो आपने प्लान्स बताए हैं, मैं ये प्लान्स आरडी को जमा करा देता हूँ, लैंड भी एक्वायर कर लेता हूँ, फिर मुझे एनओसी मिल जाएगा? नहीं सर, इतना आसान भी नहीं होता। जाजिब, मैंने आपको बताया कि एनओसी एक प्रोसेस है। अभी तो आरडीए ने मेक श्योर करना है कि आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए हैं या आप बनाएंगे भी या नहीं, और बाकायदा आरडीए एक टीम भेजेगी जो कि इंस्पेक्ट करेगी कि जो आपने जो प्लान बनाए थे आप इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो तभी कहीं जाके आरडीए आपको एनओसी देगा और इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। सर फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने लैंड भी एक्वायर कर लिया, जैसे कि आपने बताया कि फ़र्स्ट स्टेप है लैंड एक्वायर करना, और वो जो सारे प्लान्स का जिनका आपने जिक्र किया था वो मैंने सारे सबमिट करा दिए। आरडीए की टीम ने मुझे इंस्पेक्ट भी कर लिया मेरे प्रोजेक्ट साइट को और मुझे एनओसी भी मिल गया, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग भी करना शुरू कर दी और मैं सेल्स भी कर रहा हूँ। तो क्या अब इस फेज़ में आरडीए मेरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना छोड़ देगा? आरडीए आपके प्रोजेक्ट को फिर भी मॉनिटर करता रहेगा कि आप डेवलपमेंट प्लान्स के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं, और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आरडीए आपके 20% प्लॉट्स को एज अ सिक्योरिटी प्लस करता है कि जिसकी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते और ना ही उनको सेल कर सकते हैं। अगर जो मैंने हाउसिंग प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, दूसरे प्लान जो आरडीए को जमा करवाए थे जिसकी वजह से मुझे फिर एनओसी मिला बाद में, अगर मैं उस प्लान से डाइवर्ट करता हूँ या इम्प्लीमेंटेशन में कोई रद्दबदल करता हूँ अपने प्लान्स से, तो क्या उससे मेरे एनओसी पे असर पड़ेगा? आपका एनओसी उस सूरत में कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि आपने चाइना कटिंग के बारे में सुना होगा, जिसमें सोसाइटियां रेजिडेंशियल एरिया की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बना देती हैं या अपने प्लान को चेंज कर लेती हैं। इसी तरह आरडीए के बायलॉज में है कि आपने 40% लैंड जिसमें कमर्शियल एरिया, मॉस्क, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क और ग्रेवयार्ड को देनी है। अगर आप इसमें भी कोई रद्दबदल करते हैं तो आपका एनओसी कैंसिल कर दिया जाएगा। सर, इस तमाम डिस्कशन की रोशनी में आप रियल एस्टेट क्लाइंट्स को क्या मशवरा देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे क्लाइंट्स को यह मशवरा है कि जिन सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें आप एक और बात मेक श्योर करें कि जिन प्लॉट्स को आप खरीदना चाहते हैं क्या वो प्लॉट्स आरडीए के पास प्लस तो नहीं है, और सेकेंडली हमेशा आप आरडीए से अप्रूव एनओसी हासिल शुदा सोसाइटीज़ में सरमायाकारी करें। एक बार फिर आपने बड़ी डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और मेरे ख्याल से ये सारी जो आज की डिस्कशन है वो हमारे जो रियल एस्टेट क्लाइंट्स हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।